हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। बच्चों, हम 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियां उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, हमने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने भील जनजाति की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, संस्कृत के मूल धातु से भील शब्द का क्या अर्थ निकलता है, पुराणों से किससे साथ संबंध है, रामायण काल में किससे संबंध रखा गया, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने बच्चों भील जनजाति के निवास क्षेत्र पढ़े थे कि भील जनजाति के लोग भारत के अंदर कहाँ रहते हैं। तो यदि पहाड़ी क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियां, उसके अंदर ये भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। यदि राज्य के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है, इसके अंदर भील लोग निवास करते हैं। फिर हमने इनके आर्थिक क्रियाओं के बारे में देखा तो इनका मुख्य जो व्यवसाय था भीलों का, वो आखिर कृषि और पशुपालन है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने इनके भोजन के बारे में पढ़ा। तो भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो भोजन के रूप में मुख्य रूप से मक्का का प्रयोग करते हैं। किसका करता है? मक्का का। और इसके अलावा गेहूं, उड़द, मूंग और सब्जियां, इन सब का क्या करते हैं? वो खाने के अंदर प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा भील जाति के जो लोग हैं उनके घर में राबड़ी बनाई जाती है। छाछ और आटे को उबाल क्या बनाई जाती है? राबड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो महुआ की बनी हुई शराब का प्रयोग करते हैं। महुआ की बनी शराब या मदिरा, उसका प्रयोग करते हैं। फिर आपने देखा कि भील जनजाति के लोग मांसाहारी होते हैं, इसलिए मांस का भी वो सेवन करते हैं। क्या करते हैं? मांस का भी वो सेवन करते हैं। फिर हमने भील जनजाति के वस्त्र पढ़े। भील जनजाति के वस्त्र की बात हो तो भील जनजाति के लोग वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं ऐसी थी आजादी से पहले, जिसके कारण वस्त्र अधिक खरीद सकते थे। वर्तमान के अंदर उनके पहनावे में परिवर्तन आया। वो धोती, कमीज, सापा और पैंट शर्ट जैसे वस्त्रों का उपयोग करने लगे। इसके अलावा वो चांदी के, जस्ता के, निकेल के, तांबा के, इन सब के आभूषण पहनने लगे और कांच की चूड़ियां और पहनने भी लग गए। फिर इसमें हमने भील जनजाति की संस्कृति के बारे में पढ़ा कि भील जनजाति की संस्कृति कैसी है। भील जनजाति के लोग के अंदर अपन देखते हैं बहुपत्नी प्रथा पाई जाती थी। वो एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। इसके अलावा भील जनजाति के अंदर चाहे युवा हो या वृद्ध हो, प्रत्येक भील की पत्नी जरूर होती थी। फिर बच्चों इसमें हमने दो प्रथा भी पढ़ी थी, एक दापा प्रथा और एक गोल गाधेड़ो प्रथा। ये दो प्रथा पढ़ी थी। दापा प्रथा के अंदर क्या होता था कि भील के जो लड़के पक्ष होता था, भील के लड़का पक्ष होता था, वो कन्या का क्या चुकाते थे? मूल्य चुकाते थे। भील में लड़का पक्ष के पिता के द्वारा कन्या का क्या चुकाया जाता था? मूल्य। उसी को हमने क्या कहा? दापा प्रथा। फिर हम पढ़े थे गोल गाधेड़ो। गोल गाधेड़ो, इसमें क्या होता है कि कोई भी भील जनजाति के जो लोग होते थे अपनी शूरता और साहस दिखाकर किसी भी युवतियों को चुनने का जब अधिकार प्राप्त कर लेते थे, उस प्रथा को हमने क्या कहा? गोल गाधेड़ो। फिर हमने देखा भीलों का जो प्रमुख त्योहार है वो होली और दीपावली है। प्रमुख त्योहार कौन सा है? होली और दीपावली। और नृत्य घूमर और गेर। घूमर और गेर इनके क्या है? प्रमुख नृत्य। आज हम बच्चों भील जनजाति से संबंधित एक टॉपिक है भीलों की औजार और बर्तन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भील किस प्रकार के औजार और बर्तन का प्रयोग करते थे, वो किस में उन औजारों का प्रयोग लाया जाता था, वो सारे इसके बारे में पढ़ेंगे। भील धनुष, बाण, तलवार और खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र थे। भीलों के प्रमुख अस्त्र शस्त्र कौन से थे? धनुष बाण, जिससे वो जीवों का शिकार करते थे, तलवार और खंजर। ये इन भीलों के प्रमुख क्या थे? अस्त्र और शस्त्र। भीलों के दो प्रकार के बाण होते थे, एक का नाम है हरियो और दूसरा का नाम है रोक दो। याद रखना भीलों के प्रमुख बाणों के नाम क्या है? हरियो और
रोक दो। एक सवाल आपको मैंने बताया भी है, बिलों का रणघोष कौन सा है? तो बिलों का रणघोष की बात आती है तो वो है फायरे फायरे। बिलों का रणघोष कौन सा है बच्चों? फायरे फायरे। बील पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा बनाते हैं जिन्हें फटकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फटकिया। सवाल आ जाए फटकिया क्या है बच्चों? सवाल क्या आ जाए? फटकिया क्या है? तो याद रखना, बील द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फटकिया। एक आपने सुना होगा, इसी के अंदर फला और पाल। छोटे गांव को बील क्या कहते थे? फला। और बड़े गांव को पाल। क्या कहते थे? पाल। और पाल के मुखिया को क्या कहते थे? वो गमेती। क्या कहते थे? गमेती। याद रखना, पाल के मुखिया को क्या कहते थे? वो गमेती कहते थे। और आपने एक और पढ़ा था, आपने बोलावा। बोलावा क्या है? तो इसमें यह आपको क्या बताया गया था? बिलों के अंदर मार्गदर्शक करने वाले को क्या कहा जाता था? बोलावा। बिलों के अंदर मार्गदर्शन करने वाले को क्या कहा जाता था? बोलावा। और पाल के मुखिया को क्या कहते थे? गमेती। क्या कहते थे? गमेती। तो फटकिया क्या है? तो बील पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का जो फंदा प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? फटकिया। बील संपन्न बिलों में द्वारा बंदूक का भी प्रयोग किया जाता है। जो बील पैसों वाला होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वो शिकार के लिए किसका प्रयोग करता है? बंदूक का। यदि जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वो धनुष बाण, तलवार और खंजर का प्रयोग करता है। किसका? धनुष बाण, तलवार और खंजर। जो आर्थिक स्थिति मजबूत होता है, वो बंदूक का प्रयोग करता है। बिलों के घर में मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की तथा बांस से बना हुआ पालना जरूर होता था। बिलों के घर में यदि देखते हैं तो मिट्टी के बने क्या होते थे? बर्तन होते थे। मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे। आपको एक सवाल पूछ लेता हूं बच्चों, बिलों के घर को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, बिलों के घर कूप कहलाते हैं। बिलों के घर क्या कहलाते हैं? कूप। याद रखना, बिलों के घर कूप कहलाते हैं, जो घास फूस, पेड़ों की टहनियां और खपरेल के द्वारा बने होते हैं। और उनकी दीवारें कच्ची होती है, जो गोबर से उसको लेप कर और विभिन्न प्रकार के उस पर रंग बिरंगे मतलब इसला आकृतियां बनाकर उसको सुंदर बनाया जाता है। याद रखना, बिलों के घर को कूप कहा जाता है। और एस्किमो के शीतकालीन घर को क्या कहते हैं? इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। एस्किमो के शीतकालीन घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। तो बिलों के घर हैं के अंदर मिट्टी के बने क्या होते थे? बर्तन। आज भी हमारे घरों के अंदर जैसे मटकी है और या फिर मटकी के बने हुए जो ढक है, वो सब किसी के बने होते हैं? बर्तन के। उसी प्रकार पहले भी वो मिट्टी के क्या होते थे? बर्तन होते थे। मक्का, आपको पता ही है भीलों का मुख्य भोजन क्या है? मक्का। और मक्का का उपयोग करते हैं उनको पीसने के लिए। वहां के मक्का की क्या होती थी? एक चक्की होती थी, जिससे वो मक्का का आटा पीस कर वो खा सके। आपने और भी ये देखा होगा, भीलों के अंदर जो मक्के के अलावा छाछ और आटे को उबाल कर राबड़ी बनाई जाती थी। और यदि उत्सव या प्रतिभोज होता था तो उस समय चावल का चोखा और लापसी भी बनाई जाती है। चावल का चोखा और लापसी भी बनाई जाती है। तथा बांस का बना पालना जरूर होता, मतलब उनको बच्चों को रखने के लिए बांस का बना हुआ क्या होता था? पालना होता था। आपको पता ही है कि उनके जो बच्चे होते थे, जो छोटी लड़कियां होती थी, वो गागरा और ओढ़नी ओढ़ती थी। और जो लड़के होते थे वो नेकर का प्रयोग, जो पेड़ों की छाल के द्वारा बनाए जाते थे, उनका प्रयोग किया जाता था। तो आपने देखा बिलों के प्रमुख बर्तन और औजार कौन से हैं। अब आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आपको पता ही है, जब आजाद हुआ भारत, उस समय बिलों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। इस कारण से उनका रहन सहन, खान पान बहुत ही क्या था? निम्न कोटि का था। और उसमें कोई प्रकार की आधुनिक संस्कृति का प्रभाव नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो इन लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने आए, जिसके कारण उनकी संस्कृति में एक नया रूप धारण होने लगा। आपने देखा होगा कि पहले भील जनजाति के लोगों के अंदर जो मुख्य व्यवसाय था वो आखेट था। लेकिन दिन प्रतिदिन उनके अंदर परिवर्तन आया और शहरों के अंदर संपर्क में आने से उनके व्यवसाय में परिवर्तन हुए। जो पहले क्या करते थे? आखेट करते थे, वो आज जीवन निर्वाह कैसे करने लगे हैं? मत्स्य पालन करने लगे और मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने
लगे और उनके वस्त्र में भी क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया। तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क में पहला पॉइंट लेते हैं, वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्र से होने के कारण वे चतुर और चालाक हो गए। वर्तमान में जब वो शहरों के अंदर काम करने लगे तो उन्होंने शहर की संस्कृति सीख ली, क्योंकि शहर के जो लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, वो अपने स्वार्थ का ही सब कुछ करते हैं। जब उन्होंने भील के संपर्क उनसे आए तो वो भी अपने जो चालाकी के स्वार्थी स्वभाव था शहर वालों का, वो स्वभाव अपने अंदर ले लिए, जिसके कारण वो आज चालाक और चतुर हो गए। वर्तमान में भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और वर्तमान के अंदर भील को देख रहे हैं तो बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसकी ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहे हैं। मतलब जो बाजारों से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसकी तरफ वो कार्य करने लगे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उद्योगों में कार्य करने लगे और व्यापारी कृषि करने लगे, या फिर कोई उद्योग धंधों में काम के अलावा अन्य प्रकार की जो उद्योगों से संबंधित गतिविधियां हैं उसके अंदर कार्य करने लगे, जिससे उनका संपर्क किस अर्थव्यवस्था से हो गया, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर हो गया। युवा भील मेहनत और मजदूरी करने लगे, और युवा जो भील है जो वर्तमान में वो क्या करने लगे, मेहनत मजदूरी करने लगे, और आके जैसे जो जिंदगी थे वो आजादी के समय वो जी रहे थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भील के बाह्य संस्कृति से संपर्क में आने से इनके पहनावे, बोलचाल और रहन सहन में भी तेजी से बदलाव आया। और जब भील शहरी क्षेत्र में चले गए, शहरों में काम करने लगे, तो उनने अपने वेशभूषा शहर के अनुसार बना ली। उनकी जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो भी उन्होंने शहर के अनुसार हिंदी बोलने लगे, इंग्लिश बोलने लगे, और अपनी जो क्षेत्रीय भाषा थी उनको उन्होंने त्याग दिया। और इसके अलावा उनके जो पहनावे थे पहले, जो उनके पहनावे में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। आजकल जो भील है वो पैंट शर्ट कोट और इसके अलावा पहनने लगे, और स्त्रियों की जो वस्त्र है उसमें भी क्या आने लग गया, परिवर्तन आने लग गया। सरकारी आदिवासी क्षेत्रों में प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय तथा परिवहन, संचार और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा रही, और भारत सरकार, राज्य सरकार इनके विकास के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कारण उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो और उनकी आर्थिक स्थिति में भी क्या हो, सुधार हो। जैसे उन्होंने जहाँ भी भील जनजाति के लोग रहते हैं वहां उन्होंने उनके बच्चों को पढ़ने के लिए क्या बना दी, विद्यालय, जिसके कारण वो बच्चे पढ़ लिख सके, साक्षर हो सके और आगे जाकर कोई ऐसा काम करे जिससे देश और अपना आर्थिक विकास कर सके। आपको पता ही है हमारे देश के अंदर साक्षरता का दर है वो बहुत ही कम है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको पूर्ण रूप से शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और जब शिक्षा की प्राप्ति नहीं होने के कारण ही देश के अंदर अर्थव्यवस्था में साक्षरता दर है वो गिरावट को अंदर देखने को मिलती है। यदि साक्षरता दर के बारे में यदि अपन देखते हैं बच्चों, तो भारत की साक्षरता दर है वो विश्व की जो साक्षरता दर से बहुत ही कम है। ये शब्द आपको विद्यालय से संबंधित आता है सब, साक्षरता। यदि पूछ ले साक्षरता क्या है, क्या बोले, साक्षरता क्या है, तो सीधी सी परिभाषा है 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और उनको अंक गणितीय ज्ञान हो, उसे साक्षरता कहते हैं। याद रखना बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और उनको अंकगणितीय ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, साक्षरता। हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, इसके अलावा जोड़ बाकी गुणा भाग, जिससे वो अपना पेमेंट का हिसाब कर सके या कोई गतिविधियों के अंदर हिसाब में ला सके, उस प्रकार के जोड़ बाकी गुणा भाग है वो भी उसको आना चाहिए। वही क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है, साक्षर। तो साक्षरता किससे कहते हैं, तो सीधी सी परिभाषा है 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे या लोग जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और उसे अंकगणित ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं, साक्षरता। यदि विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी साक्षरता क्या पाई गई, 100%, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिनलैंड,
ये ऐसे देश हैं जिनकी साक्षरता दर 100% देखने को मिलती है। यदि भारत के अंदर देखते हैं तो इनकी साक्षरता दर भारत के अंदर बहुत ही कम है। भारत की जो साक्षरता दर है 74.04% है। कितनी है? 74.04% ये भारत की क्या है? साक्षरता दर है। और राजस्थान की यदि देखते हैं तो साक्षरता दर और भी कम है, 66.1%। कितनी है? 66.1% ही राजस्थान की साक्षरता दर पाई जाती है। और यदि साक्षरता दर में भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी पाई गई है? केरल की। किसकी पाई गई है? केरल की सबसे ज्यादा साक्षरता है। और सबसे कम किसकी पाई गई है साक्षरता? बिहार की। किसकी है? बिहार की। और राजस्थान के अंदर यदि साक्षरता के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? कोटा की। और सबसे कम किसकी है? जालोर की। किसकी है? जालोर की। याद रखना। तो विश्व के अंदर 100% साक्षरता ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिनलैंड की है। भारत की साक्षरता 74.04% है और राजस्थान की 66.1% है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे कम बिहार है। राजस्थान सबसे साक्षरता वाला जिला कोटा है, सबसे कम जालोर है। ये हमारे साक्षरता दर है। चिकित्सालय, और आपको पता ही है आज विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है जिससे बहुत ज्यादा जान को हानि पहुंच रही है। तो सरकार ने जो भील क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के अंदर बीमारी से जो भील जनजाति के जो लोग पहले मर जाते थे उनको अब चिकित्सा सुविधा दी जाने लगी गई, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने लगा और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी जो जीवन जीने की औसत आयु जीवन प्रत्याशा थी वो भी बढ़ने लग गई। तथा परिवहन, और उन क्षेत्रों के अंदर सड़क जाल, रेल जाल जैसे परिवहन के साधनों का विकास किया, जिसके कारण उन क्षेत्रों के अंदर और विभिन्न प्रकार के आर्थिक विकास हो सके, जैसे उद्योगों का विकास किया जा सके या फिर छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगाई जा सके। लोगों के आवागमन के कारण उनकी संस्कृति में सुधार हो सके, उनकी भाषा में सुधार हो सके, क्योंकि जब व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आएगा जाएगा तो अपने साथ एक नई संस्कृति भी लाएगा और उन क्षेत्रों में एक संस्कृति छोड़कर भी जाएगा। तो आपने एक शब्द पढ़ा है परिवहन। परिवहन कोई डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है। तो व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन करना, व्यक्ति और वस्तुओं का आवागमन करना क्या कहलाता है? परिवहन। यदि किसी वस्तु को ले जा रहे हैं या ला रहे हैं या व्यक्ति को ले जा रहे हैं या ला रहे हैं तो वो सारी परिवर्तन किसमें कहलाएगी? परिवहन के अंदर कहलाती है। और आपको पता ही है परिवहन के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को फिर अपन सड़क मार्ग, रेल मार्ग और एक तीसरा कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है पाइपलाइन। इस तरह उसका वर्गीकरण किया गया। तो परिवहन का जाल उन क्षेत्रों के अंदर बिछाया गया। स्थल परिवहन को सड़क, रेल मार्ग के अंदर वहां का जाल देखने को मिलता है। संचार, और उन क्षेत्रों के अंदर संचार की सुविधा की गई, जिसके कारण वो बच्चे पढ़ने में उनकी सहायता मिल सके, व्यापारिक गतिविधियों उनको सहायता मिल सके और व्यक्ति को कोई प्रकार की अपनी विचारधारा प्रकट करने की उनको भी स्वतंत्रता मिल सके और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ सके। इन्हीं को ध्यान में रखते उन्हें क्षेत्रों में संचार की सुविधाओं का भी विकास किया गया। अब संचार क्या है उसके बारे में देख रहे हैं। पहले संचार व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों, प्रेक्षणों तथा तथ्यों को जिस माध्यम से भेजा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? संचार। वापस रिपीट कर देता हूं। व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों, प्रेक्षणों और तथ्यों को जिस माध्यम से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। और संचार के जो साधन हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं?
उसके बारे में बताते हैं। यदि संचार के साधन की बात आती है तो आपने देखा होगा टीवी, रेडियो, उपग्रह, मोबाइल, ये सारे क्या हैं? संचार के साधन। यदि प्रकार की बात करें तो संचार के साधन के दो प्रकार हैं, एक सार्वजनिक और एक निजी। इस तरह दो प्रकार के आते हैं। तो व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, संदेशों और पैसों को जिस तरह तथ्यों को जिस माध्यम से भेजा जाता है उसी को हम संचार कहते हैं। संचार के साधन टीवी, रेडियो, उपग्रह और मोबाइल है, और प्रकार सार्वजनिक और निजी। इस तरह दो प्रकार के संचार होते हैं। बैंकिंग सुविधा, देखो उसके क्षेत्रों के अंदर किसकी सुविधा की गई? बैंकिंग, जिसके कारण वो व्यापारिक गतिविधियों के अंदर आसानी से क्या कर सके? लेन देन कर सकते हैं, अपने पैसों को संचित करके रख सकते हैं, जिससे उन पैसों का फ्यूचर के अंदर अपना उपयोग में लाया जा सके। इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर किसकी सुविधा कर दी गई? बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सरकार कुटीर उद्योगों को और वन और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही, और सरकार है उन क्षेत्रों के अंदर कौन सी? कुटीर उद्योग और वन और कृषि आधारित जो भी उद्योग हैं उनको भी वहां पर क्या दे रही? बढ़ावा दे रही। अब अपने सबसे पहले एक शब्द आया कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग क्या है? सबसे बड़ी बात, तो कुटीर उद्योग की बात में आते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखना है कि पहले उद्योग क्या है वो जानो। उद्योग क्या है? उद्योग से ही हम कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो उद्योग से जैसा है प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाने वाली इकाई को कहा क्या जाता है? उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योग। याद रखना, प्रकृति से भी जो भी पदार्थ आया है उसको रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? उद्योग। और रूप परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों का। किसका प्रयोग किया जाता है? मशीनों का। तो याद रखना, प्रकृति के द्वारा जो भी पदार्थों का रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाने वाली इकाई क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। उद्योग को मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। तो उसमें आपने देखा होगा स्वामित्व आधारित उद्योग भी देखा गया है, और उसमें आकार आधारित उद्योग को भी देखा गया है। तो हम आकार आधारित उद्योग को हम तीन भागों में पढ़ेंगे। आकार आधारित उद्योग, यदि आकार आधारित उद्योग की बात करें तो ये तीन प्रकार के हैं। वर्ग उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। कितने उद्योग हुए? वर्ग उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। अपन के अंदर कौन सा टर्म था? कुटीर उद्योग। कौन सा उद्योग था? कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग की सीधी सी परिभाषा है ऐसे उद्योग जिसे व्यक्ति अपने घर के अंदर ही चलाते हैं और घर के जो प्राप्त साधन है उसका ही उपयोग करते हैं। उस प्रकार के उद्योग को हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। कुटीर का मतलब होता है क्या? घर। कुटीर का मतलब क्या होता है? घर। और घर के अंदर चलाए जाने वाले जो उद्योग होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग जिससे व्यक्ति अपने घर के अंदर ही चलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। और कुटीर उद्योग के अंदर निम्न तकनीकी की आवश्यकता होती है बच्चों। कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए कुटीर उद्योग घर के अंदर ही चल जाता है। कुटीर उद्योग जैसे छबड़ी उद्योग है, बीड़ी उद्योग है, अचार उद्योग है, पापड़ उद्योग है, ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? कुटीर उद्योग के उदाहरण। किसके हैं? कुटीर उद्योग के। फिर है वन और कृषि आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग के अंदर आप देखोगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कृषि आधारित उद्योगों के भी महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलते हैं।
तो वन आधारित उद्योग में देखते हैं तो सीधा ही है, अपन देख सकते हैं कि वनों से जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, वनों से हमें जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उन उद्योग को क्या कहते हैं, वन आधारित उद्योग। जैसे फर्नीचर उद्योग, लाख उद्योग और विभिन्न प्रकार के और भी उद्योग हैं। याद रखना, वनों से प्राप्त कच्चे माल आधारित उद्योग को क्या कहा जाता है, वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त जो कच्चे माल आदि उद्योग होते हैं उसे वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लाख उद्योग, फर्नीचर उद्योग, गोंद उद्योग, ये सब किसके उदाहरण हुए, वन आधारित उद्योग। फिर अगला कृषि आधारित उद्योग, कृषि से प्राप्त कच्चे माल आधारित उद्योग को क्या कहा जाता है बच्चों, कृषि आधारित उद्योग। कृषि से प्राप्त कच्चे माल आधारित उद्योग क्या कहा जाता है, कृषि आधारित उद्योग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, अचार उद्योग, ये सब कैसे हैं, कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है और उसे उद्योग चलाए जाते हैं। तो वन आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त कच्चे माल आधारित उद्योग को वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लाख उद्योग, फर्नीचर उद्योग और गोंद उद्योग। फिर कृषि आधारित उद्योग में देखते हैं तो कृषि से प्राप्त कच्चे माल आधारित उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और अचार उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। आधुनिक संस्कृति से बढ़ते संपर्क के साथ इनकी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आया और आधुनिक संस्कृति के अंदर आज देखते हैं बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी तकनीकी की खोज के कारण इसके जीवन के अंदर, मतलब भीलों के जीवन के अंदर काफी भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, भील जनजाति के साम्राज्य कहाँ पर हैं और भील जनजाति के जो शारीरिक विशेषता क्या हैं और भील जनजाति के क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख पशु कौन से हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने भील जनजाति की आर्थिक क्रिया पढ़ी, जिसमें आखेट के बारे में जाना, भोजन के बारे में जाना, वस्त्र के बारे में जाना, निवास क्षेत्र या निवास गृह के बारे में जाना और इसके अलावा हमने उनके औजार और जो बर्तन थे उनके बारे में जाना। फिर उनकी समाज और संस्कृति कैसी थी उसके बारे में देखा। फिर हमने आधुनिक समाज के संपर्क में आ जाने से भीलों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ा। अब बच्चों जो हमारा अगला जो बिंदु होगा वो गौड़ जनजाति से संबंधित होगा। किससे होगा? गौड़ जनजाति से संबंधित। गौड़ जनजाति की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। ये भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर निवास करते हैं और गौड़ जनजाति का जो उत्पत्ति स्थान है वो पहाड़ी क्षेत्र ही है, इसलिए इनको गौड़ का शाब्दिक अर्थ भी क्या निकलता है? पहाड़ी ही निकलता है। बच्चों गौड़ जनजाति के अंदर भी हम गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, गौड़ जनजाति की निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसका उनके शारीरिक विशेषता कैसी वो पढ़ेंगे, वो आधुनिक संस्कृति संपर्क से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी पढ़ेंगे, उनकी समाज और संस्कृति कैसी वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो उनकी आर्थिक क्रियाएं आखेट, भोजन, वस्त्र और औजार और बर्तन है उन सब का हम विश्लेषण के साथ जो अध्ययन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें हम गौड़ जनजाति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसका विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।